वन वेलकम टू नेक्स्ट स्टेप क्लासेस। तो आज की वीडियो हम आपके लिए जो लेकर आए हैं वो बहुत ही खास होने वाली है। क्यों? क्योंकि आज का हम तीन क्वेश्चन के थ्रू हम तीन कॉन्सेप्ट सीखेंगे जो आपके एग्जाम में बहुत बार रिपीटेड पूछा गया है। और इधर से मतलब इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बनने ही बनने हैं आपके एग्जाम में। तरीका अलग हो सकता है पर इस कॉन्सेप्ट से, इस टॉपिक से क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। तो केस बेस्ड स्टडी मैं लेकर आया हूँ कि केस बेस्ड स्टडी को पहले कैसे समझते हैं, उससे कैसे क्वेश्चन कैसे उससे पूछे जाते हैं और उस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करके देंगे। ठीक। बच्चे थोड़ा सा डर उनके अंदर रहता है कि केस बेस्ड स्टडी को हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, या इतना बड़ा रहता है क्या पढ़े, उसके बाद से फिर क्वेश्चन को कैसे हम समझ पाएँ कि क्या है क्या नहीं है। तो ये चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ उस चैप्टर का वो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है उसका कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे से सीखेंगे। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो हमारा मैग्नेटिक पहला जो क्वेश्चन है वो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से है। ठीक है। तो देखिए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद समझेंगे क्या कह रहा है। तो क्या क्वेश्चन क्या है कि द एंड्रे मारे एम्पियर suggested that a magnet must exert an equal and opposite force on a current carrying conductor, which was experimentally found to be true. But we know that current is due to charge in motion. Thus, it is clear that a charge moving in a magnetic field experience a force, except when it is moving in a direction parallel to it. ठीक। तो शुरू में क्या करें कि एम्पियर ने सजेस्टेड किया कि मैग्नेट इक्वल एंड अपोजिट फोर्स हमारे करंट एंड कंडक्टर पे एग्जर्ट करता है, जो एक्सपेरिमेंटली भी उन्होंने देखा तो सही था। लेकिन हमको पता है कि जो करंट होता है वो जब चार्ज मोशन में होता है उसकी वजह से करंट होता है। ऐसे अगर स्टेशनरी चार्ज रहेगा तो हमें वहाँ कोई करंट नहीं मिलेगा। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि जो चार्ज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स, मतलब जो रुका हुआ चार्ज है वो फोर्स एग्जर्ट नहीं करेगा, जो चार्ज मूव कर रहा है वो फोर्स एग्जर्ट करेगा। एक्सेप्ट एक कंडीशन पे, व्हेन इट इज मूविंग इन अ डायरेक्शन पैरेलल टू इट। मतलब जब ये पैरेलल होंगे तो 180 डिग्री बन जाता है। वो अभी मैं फॉर्मूले थ्रू आपको समझा दूंगा। तो वो वाला कंडीशन छोड़ दे, अगर पैरेलल वाला या अलोंग वाला छोड़ दे, दो कंडीशन में छोड़ के बाकी सब में हमारा मैग्नेटिक फोर्स काउंट हो जाएगा। ठीक है। अब अगला लाइन क्या है, इफ द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स डिपेंड करेगा चार्ज पे, वेलोसिटी पे, मैग्नेटिक फील्ड की कितनी स्ट्रेंथ है उस पे, और साइन ऑफ एंगल जो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में बनाया जा रहा है। फिर बात आती है कि इसके डायरेक्शन को अगर हमको देखना होगा कि कौन सा डायरेक्शन होगा, तो उसको हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से जान लेंगे। अब आपको अगर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल के बीच में कोई कन्फ्यूज़न है, या आपको डिफरेंस नहीं पता है, या इसको और अच्छे से जानना है, तो आप इस लिंक पे जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है उसके थ्रू जाएँगे और 4 मिनट में बहुत ही अच्छे तरीके से सारा कॉन्सेप्ट सीख लेंगे। ठीक है? तो आप वहाँ पे मेरी वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं। तो ये यहाँ पे कुछ समझा भी दिया गया है कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या था। तो उसमें जो हमारा 4 फिंगर होता है वो हमारे मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, और करंट हमारा, मतलब जो मिडिल फिंगर होता है वो करंट को रिप्रेजेंट करता है। अगर ऐसा होता है तो हमारा जो थंब होगा वो हमारे फोर्स को या मोशन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक। अब देखिए, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं हमारा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि इफ एन इलेक्ट्रॉन इज ट्रेवलिंग हॉरिजेंटली टुवर्ड्स ईस्ट और मैग्नेटिक फील्ड इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन एक्सर्ट अ फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन अलोंग। मतलब अगर हमारा कोई इलेक्ट्रॉन है जो कहाँ हॉरिजॉन्टली है, ईस्ट की तरफ। ठीक। इलेक्ट्रॉन हमारा इधर है। फिर कह रहा है अब मैग्नेटिक फील्ड इन वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इधर है। ठीक। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, जो इलेक्ट्रॉन पे लग रहा होगा वो फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी। तो हमको क्या पूछ रहा है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। ये हम किससे निकालेंगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। तो यहाँ एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट को आप डायरी में नोट कर लीजिएगा, आपके पास जो भी नोट्स उसमें नोट कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है। और ये मतलब मैंने देख रहा हूँ कि 2-3 सालों से इस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो पहले उस कॉन्सेप्ट को जान लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो वो कॉन्सेप्ट भी मैंने यहाँ नीचे रखा है, ये देखिए। पहला वाला, उम, ये। ये क्या कह रहा था कि हमारा इलेक्ट्रॉन किधर है? थोड़ा आपको धुंधला दिख रहा होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं दूसरा कलर यूज़ करूँगा पेन का। तो ये देखिए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आपको किधर दिख रहा है? तो ईस्ट में दिख रहा है। ठीक। और मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है। तो हमको निकालना था मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन। तो ये जो कॉन्सेप्ट था वो ये है कि इलेक्ट्रॉन जो मूव करता है कहाँ से मूव करता है? नेगेटिव से,
पॉजिटिव, ठीक? लेकिन जो करंट मूव करता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव। तो यहाँ से हमको क्या मिल रहा है कि जो डायरेक्शन होगी करंट की, वो हमेशा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक? कि जिधर इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होगी, उसके जस्ट अपोजिट में हमको करंट की डायरेक्शन बता देना है। और करंट की डायरेक्शन हमको क्यों बनाना है? क्योंकि करंट की डायरेक्शन पता रहेगा, तभी तो हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएँगे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड पता है, लेकिन करंट की डायरेक्शन नहीं पता है। तो हम गलती ये नहीं करें कि इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन में अपना जो मिडल फिंगर है उसको रखेंगे, करंट वाला। वो मिडल फिंगर रिप्रेज़ेंट करता है करंट के डायरेक्शन को। तो हमको करंट की डायरेक्शन पहले बनानी पड़ेगी, जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के अपोजिट में होती है। ये कॉन्सेप्ट आप दिमाग में रखिएगा। और प्रोटॉन जो हमारा चलता है वो पॉजिटिव से ही नेगेटिव चलता है, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। अगर प्रोटॉन दिया रहेगा तो उसी डायरेक्शन में करंट होगी, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन दिया रहेगा, इलेक्ट्रॉन का मतलब डायरेक्शन दिया रहेगा, तो हमारी करंट की डायरेक्शन उसके जस्ट अपोजिट में होगी। ठीक है? ये बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, इसको आप दिमाग में ज़रूर रखिएगा। उसके बाद से ये पूरा केस बेस्ड स्टडी सॉल्व हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है, करंट हमारा जा रहा है वेस्ट में, ठीक? अब यहाँ पे आप लगा सकते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो आप, अब मैं इसमें तो दिखा नहीं पाऊँगा, लेकिन आप अपनी तरफ से ट्राई कीजिएगा। हमें क्या करना है, कुछ नहीं, जिधर फील्ड जा रही है, उधर अपना फ़ोर फिंगर को रख देना है, और जिधर करंट जा रही है, उधर अपना मिडल फिंगर को कर देना है, फिर थंब को देखना है किधर जा रहा है। तो आप देखेंगे कि थंब हमारा साउथ की तरफ जाएगा, ठीक है? थंब हमारा साउथ की तरफ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा क्या, कि थंब हमारा साउथ डायरेक्शन में जा रहा है। अब कह रहा है कि इफ अ चार्ज पार्टिकल इज मूविंग अलोंग अ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मतलब हमारा जो पार्टिकल है चार्ज वाला है, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन के अलोंग ही मूव कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स कितना होगा? तो यहाँ आप एक फॉर्मूला बस याद रखिए, जो अभी ऊपर कॉन्सेप्ट बताया गया था उसी का फॉर्मूला है। फोर्स इक्वल टू होता है बी आई एल साइन थीटा, ठीक? बी आई एल साइन थीटा। बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी है। आई क्या है? करंट है। एल क्या है? लेंथ है। और साइन थीटा क्या है? उनके बीच का एंगल है, ठीक? तो हमको यहाँ पे मतलब इस पे क्वेश्चन नहीं आएँगे, बस इस थीटे वाले का कमाल आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो क्या बोला है कि अ चार्ज पार्टिकल इज़ मूविंग अलोंग अ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मतलब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड लाइन के अलोंग में है। तो यहाँ जो अलोंग मतलब क्या होता है? उसी डायरेक्शन में है। तो यहाँ थीटा की वैल्यू क्या है? 0 डिग्री। बस यहीं क्वेश्चन खत्म हो गया। अब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हुई, तो हमको पता है कि साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? आप अगर मैथ्स पढ़ ही रहे होंगे, तो साइन 0 की वैल्यू आपको पता होगी कि 0 होती है। तो जब साइन 0 की वैल्यू 0 हो गई, तो इस पे मैग्नेटिक फ़ोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्योंकि साइन 0 ही 0 हो गया। तो 0 इंटू बी आई एल करोगे तो वैल्यू क्या आएगी? 0 ही तो आएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0, ठीक? इसका क्या था? साउथ था। अब आते हैं तीसरा क्वेश्चन, कह रहा है कि मैग्नेटिक फ़ोर्स एक्सर्ट नो फ़ोर्स ऑन, मतलब जो एक मैग्नेटिक फ़ोर्स है, वो कब कोई फ़ोर्स नहीं लगाएगा। तो सिंपल सा, ये तो मैंने अभी कॉन्सेप्ट में ऊपर बताया था। ऑप्शन क्या है इसके देख लेते हैं। स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्ज, अ मैग्नेट, इलेक्ट्रिक चार्ज मूविंग परपेंडिकुलर टू इट्स डायरेक्शन, एंड अनमैग्नेटाइज्ड आयरन बार। तो अनमैग्नेटाइज़ वाला मैग्नेटाइज़ हो सकता है, मैग्नेट में तो होगा ही होगा। इलेक्ट्रिक चार्ज अगर परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, तो ये फ़ॉर्मूला जो हमने अभी ऊपर बताया भी था कि बी पे और वेलोसिटी पे और साइन थीटा पे डिपेंड कर रहा है, ये भी होगा ही। लेकिन मैंने वहाँ बोला था कि स्टेशनरी चार्ज मतलब वो चार्ज जो रुका हुआ है, जो मूव ही नहीं कर रहा है। तो जब मूव ही नहीं कर रहा है, तो उसमें कोई करंट आएगा ही नहीं। जब करंट आएगा ही नहीं, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट ही नहीं होगा, और मैग्नेटिक फील्ड नहीं आएगा, तो उस पे कोई फ़ोर्स भी लगेगा ही नहीं। तो आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक? अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट इन द प्लेन ऑफ पेपर पॉइंटिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द फील्ड एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन मूव एज शोन द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एक्सपीरियंस, मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक फिगर में है। इसमें हमको बताना है कि इसमें फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन हमारा कहाँ है? नीचे की तरफ है। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले कॉन्सेप्ट बताया कि इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट हमारे करंट का डायरेक्शन होता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन नीचे है, तो हमारा करंट कहाँ हो जाएगा? ऊपर, ठीक है? और प्रोटॉन तो पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है, ये करंट की तरह ही है, तो इसमें कोई चेंज नहीं होता। प्रोटॉन के लिए भी करंट की डायरेक्शन यही रहेगी, ये अपोजिट नहीं होगा। बस इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में हम करंट डायरेक्शन कर देंगे। अब देखिए, कहाँ है हमारा, अपने अपने फ्लेमिंग के तीनों, मतलब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाइए और देखिए कहाँ-कहाँ है। पहले मैग्नेटिक फील्ड किधर है, तो उस डायरेक्शन में अपनी फ़ोर फिंगर को डालिए। फिर करंट किधर है, तो अपर साइड में है, तो वहाँ डालिए। और आप अंगूठा देखेंगे कि आपको अंदर की तरफ दिख रहा है। मतलब अगर आप करेंगे ऐसा, तो ऊपर की तरफ आपकी मिडिल फिंगर जाएगी, फ़ोर फिंगर आपकी मैग्नेटिक फील्ड के लाइन में रहनी चाहिए। तो आप देखेंगे कि आपका जो स्क्रीन के अंदर आपका उँगली जा रहा है, मतलब इनटू द प्लेन जा रहा है। तो चाहे वो प्रोटॉन के लिए हो या इलेक्ट्रॉन के लिए हो, दोनों के लिए आपका फ़ोर्स कहाँ जा रहा है?
फोर्स बोथ पॉइंटिंग इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। ये बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। ठीक, होपफुली आपको अच्छा लग रहा होगा। तो ये वाला क्वेश्चन तो आप आराम से कर लेंगे। अगर ये वाला कर लिया तो इसमें कुछ है नहीं। इसमें क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन है, सिंपल से इसमें इलेक्ट्रॉन का बताना है। तो इलेक्ट्रॉन नीचे है तो करंट ऊपर हो जाएगा। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, इनटू द पेज, पेज के अंदर हमारा मैग्नेटिक फोर्स घुस रहा होगा। ठीक, कोई दिक्कत? तो ये मैंने सारा सॉल्यूशन यहाँ लिखा भी है। बी आई एल साइन थीटा चार्ज पार्टिकल मूविंग अलॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, तो थीटा जीरो हो जाएगा, तो ये होगा। स्टेशनरी चार्ज क्यों नहीं है, तो ये इसका भी एक्सप्लेनेशन लिखा हूँ, और सबका आंसर यहाँ मैंने लिख दिया। अब चलिए आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा किससे है, इलेक्ट्रिसिटी, जो सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, मेनली केस बेस्ड स्टडी में हम पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ेंगे, क्योंकि स्टेटमेंट पढ़ना ज़रूरी हो जाता है। अगर आपको कॉन्सेप्ट में थोड़ा बहुत नहीं पता है तो आपको स्टेटमेंट पढ़ना जरूरी होता है, क्योंकि वो सारे कॉन्सेप्ट आपको स्टेटमेंट में दे देता है। ये ऐसे 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 कर रहा है, ये फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, ये सब ऐसे गिवन काफ़ी चीज़ें दे देती है। तो आप उसको एक बार पढ़ लिया कीजिए। ठीक, क्या कह रहा है, इफ टू और मोर रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सच वे दैट सेम पोटेंशियल डिफरेंस गेट्स अप्लाइड टू ईच ऑफ देम। तो आपको भी पता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो चेंज क्या होता है भाई, तो चेंज एक ही चीज होगा, क्या, करंट। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट होता है और करंट हमारा बदलता रहता है, किसमें, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। और सीरीज में करंट कांस्टेंट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बदलता रहता है। ये आप जान रहे होंगे, नहीं जान रहे तो अब जान जाइए। देन दे आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल। देखिए आगे लिख भी दिया है भाई साहब, द करंट फ्लोइंग थ्रू द टू रेजिस्टेंस इन पैरेलल इज हाउएवर नॉट द सेम। करंट लेकिन कह रहा है कि इसमें सेम नहीं होगा। जो मैंने अभी बोला कि करंट हमारा सेम नहीं होता है, वो वेरी करता है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस हमारा सेम होता है। व्हेन वी हैव टू और मोर रेजिस्टेंस ज्वाइंड इन पैरेलल टू वन अनदर, अगर मान लीजिए दो या दो से ज़्यादा रेजिस्टेंस को हम एक दूसरे में पैरेलली में जोड़ रहे हैं, तो देन द सेम करंट गेट एडिशनल है पाथ टू फ्लो एंड ओवरऑल रेजिस्टेंस घट जाएगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है पैरेलल में, आप जानते हैं, वन अपॉन आर पी इक्वल टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री। अब क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि थ्री रेजिस्टेंस 2 ओम 6 ओम एंड 8 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल, देन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज। तो सिंपल सा यार, इसमें तो कुछ करना नहीं है, तीनों का कह रहा है पैरेलल में, तो 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/8 करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी। ये मैंने सॉल्व किया है 19/24, तो वैल्यू आएगी 1.2 ओम। अब ये वैल्यू कितनी आ रही है, 1.2 ओम। और आपको ऐसे वैल्यू नहीं पूछा है, आपसे क्या पूछा है कि क्या वैल्यू 6 ओम से कम है, 2 ओम से ज़्यादा है, या 8 ओम से कम है, 6 ओम से ज़्यादा है, या 2 ओम से कम है, या 8 ओम से ज़्यादा है। तो आपकी वैल्यू कितनी आई है, 1.2 ओम। ये तो 2 ओम से कम है ना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखिए प्यारा है, कह रहा अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 12 ओम इज कट इनटू 3 इक्वल पीसेस एंड देन ट्विस्टेड देयर एंड्स टुगेदर, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। देखिए कह रहा 12 ओम का रजिस्टर है, रेजिस्टेंस है, उसको हमने 3 इक्वल पीसेस में किया, तो 12/3 करेंगे तो कितना आएगा, 4 ओम 4 ओम 4 ओम, मतलब 3 रजिस्टर हमारे कितने कंटेंट कर रहे हैं, सबका रेजिस्टेंस कितना है, 4 ओम 4 ओम 4 ओम। ठीक, फिर कर एंड देन ट्विस्टेड देयर एंड्स टुगेदर, मतलब उनके एंड्स को हम एक साथ जोड़ रहे हैं। तो आप खुद दिमाग लगाइए कि अगर मैं सीरीज में करता हूँ, ऐसे 4 ओम सीरीज में कर रहा हूँ, तो देखिए इनके एंड्स को एक साथ नहीं जोड़ा जा रहा है ना, इस वाले का एंड्स इसके साथ जुड़ा है, इस वाले का इसके साथ जुड़ा है, लेकिन तीनों का एक साथ नहीं जुड़ा है। इसलिए कॉम्बिनेशन हमारा यहाँ सीरीज में होगा ही नहीं। लेकिन अगर मैं पैरेलल में इसको करूँ, यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ पैरेलल में, तो ये हमारा होता है ऐसे। एक मिनट, क्या हो गया भाई, हाँ, तो ये देखिए एक का एंड हो गया, ये हमारा दूसरे का एंड होगा, और ये तीसरे का एंड होगा। देखिए तीनों का एंड क्या हुआ है, ट्विस्ट करके हमने जोड़ दिया ना टुगेदर एक साथ। इसलिए कॉम्बिनेशन कैसा होगा, इसमें पैरेलल में होगा। कैसा होगा, पैरेलल में होगा। तब पैरेलल में होगा तो कुछ नहीं, सबका 4 ओम 4 ओम है, यही निकाल लो। इसका भी 4 है, इसका भी 4 ओम है, और दूसरे कलर से कर देता हूँ, 4 ओम इसका भी है, इसका भी 4 ओम है, और नीचे वाले का भी 4 ओम है। बस कर दो 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/4। फिर उल्टा करेंगे तो 4/3 ओम आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4/3 ओम। अब ये देखिए थ्री रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड एज सोन, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए और बी के बीच में हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है।
ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो सबसे पहले देखते हैं, देखिए ए से बी में अगर मैं जाऊँगा तो एक ये रास्ता है और एक ये रास्ता है, लेकिन 3 रास्ते हमारे पास बन रहे हैं ए से बी जाने के लिए। एक ये रास्ता, बहुत क्लियर ये कॉन्सेप्ट सीखिएगा। एक बना हमारा ये रास्ता, दूसरा हमारा बना ये रास्ता और तीसरा हमारा बना ये रास्ता। तो 3 अलग-अलग पाथ हो गया ना, मतलब करंट हमारे 3 जगह बटेगी ना, मतलब तीनों आपस में कैसे होंगे? पैरेलल में होंगे। समझ में आया कॉन्सेप्ट? कि 3 अलग-अलग पाथ थे, तो करंट में हमारी अगर आई यहाँ से आ रही होगी, तो I1, I2, I3 3 में बटेगी, ठीक? जब करंट 3 में बटा है, तो जब करंट किस में बँटता है? तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में ही तो बँटता है भाई। ये किस में होंगे? पैरेलल में होंगे। इसको आप दिमाग में बहुत अच्छे से रखिएगा, ठीक? तो अब क्या करेंगे पहले, तो इसको एक बार पैरेलल में करेंगे। तो 6 और 3 को अगर एक बार पैरेलल में करेंगे, तो 1/6 प्लस 1/3 ये आएगा। 1/6 प्लस 1/3 इक्वल टू 1/r डैश मान लेते हैं। कुछ वैल्यू निकल के आएगी, तो फिर जो वैल्यू निकल के आएगी, उस वैल्यू को हम इस 1 के साथ क्या करेंगे? पैरेलल में कर देंगे, ठीक? तो यहाँ मैंने उसको सॉल्व किया है। ये देखिए, पहले इसको मैंने पैरेलल में किया, तो वैल्यू हमारी आई 2 ओम। वैल्यू हमारी आई 2 ओम। अब इस 2 ओम को मतलब कहाँ गया? यहाँ पे हमारा क्या आया है? 2 ओम। यहाँ 2 इन दोनों का पैरेलल 2 ओम, और 2 ओम और 1 ओम फिर पैरेलल में हो जाएँगे, तो इनको जब सॉल्व करेंगे 2 ओम और 1 ओम को, तो वैल्यू हमारी आ जाएगी 3/2 ओम। 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/2 प्लस 1। ये थोड़ा-सा गलत हो गया है। क्या गलत हुआ है आप बताएँगे? चलिए मैं ही बता देता हूँ। 1/2 प्लस 1/1, तो ये वैल्यू 3/2 आई है, लेकिन ये 1/r इक्विवेलेंट की वैल्यू होता है। r इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2/3 ओम, ठीक है? इसका आंसर कितना आ जाएगा? 2/3 ओम। ऑप्शन है इसमें? हाँ, देखिए 2/3 ओम। कोई कन्फ्यूज़न? ठीक है। अब आते हैं 4th वाले, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज़ करेक्ट? ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अब देखिए, हमने अभी क्या पढ़ा? एक ही कॉन्सेप्ट जो पढ़ा था, बस उसी को अगर मतलब एकदम गाँठ बाँध लो यार, कि अगर पैरेलल रहा तो वोल्ट मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? कांस्टेंट होगा, करंट अलग-अलग हो जाएगा। सीरीज़ में रहा तो करंट हमारा कांस्टेंट होगा और पोटेंशियल डिफरेंस अलग-अलग हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, ये पैरेलल में है ना, तो पैरेलल में तो क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगी भाई? कांस्टेंट रहेगी, मतलब V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3 इक्वल टू V। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? I1 R1 इक्वल टू I2 R2 इक्वल टू I3 R3 लिख सकता हूँ कि नहीं? अब I1 वैसे ही रखो, R1 की वैल्यू क्या रखोगे? ये हो जाएगा I1 R1 की जगह पे 5 ओम, I2 R2 की जगह पे 10 ओम, I3 और R3 की जगह पे 15 ओम। अब जब कट करोगे तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। यहाँ से आपका रिलेशन बन रहा है I1 इक्वल टू 2 I2 इक्वल टू 3 I3। ज़्यादा टेंशन ना लीजिए, यही सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन मैं प्रॉपर करके यहाँ दिया हूँ, ठीक? तो आप यहाँ देख लीजिए। तो ये हमने लिखा पूरा प्रॉपर, ऐसे लिखा, फिर ये देखिए 5I1 2I2 3I, मतलब 2I2 3I3, तो ये हमारा रिलेशन आ गया I1 I2 I3 के बीच में। ये कॉन्सेप्ट प्यारा था, इसको भी आप समझ गए होंगे, मुझे पता है। अब देखिए आते हैं क्या, इसका ऑप्शन हम टिक कर देते हैं ये वाला, ठीक। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द करंट इन ईच रेजिस्टेंस। देखो हर रेजिस्टेंस में पूछ रहा है, तो भैया सारे रेजिस्टेंस तो 12 ओम के ही है ना, तो किसी एक में निकाल लो, किसी एक में निकालोगे वही सब में हो जाएगा। तो क्या होता है V इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, तो I इक्वल टू V/R। V कितना है 3 और ये कितना है 12। इसको सॉल्व करो तो I की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.25 एम्पियर, ठीक। ये वाला भी मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है, ये 0.25 एम्पियर है, 0.25 एम्पियर, और यहाँ मैंने लिखा बिकॉज रेजिस्टेंस इज सेम, क्योंकि सारे रेजिस्टेंस क्या सब में सेम है, 12 ओम 12 ओम ही है, इसलिए करंट हमारा सब में सेम ही आ रहा है। होपफुली आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। ऐसे ही अगर आपको कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन सीखना है, मतलब क्वेश्चन के थ्रू आपको वो कॉन्सेप्ट बताता जाऊँ जिससे एग्ज़ाम में पूछने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ऐसे में नेक्स्ट वीडियो सर्टेन रीजन पे हो सकता है, या कुछ न्यूमेरिकल्स अच्छे-अच्छे करा सकता हूँ, या ऐसे केस बेस्ड स्टडी और कोई चैप्टर का आपको चाहिए तो वो बोलिएगा, ठीक है? तो आप अपना फीडबैक ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिए, ताकि हम लोग भी उसके हिसाब से आपके ऊपर काम कर सकें और आपके लिए और अच्छी-अच्छी चीज़ें कंटेंट लेकर आएँ। थैंक यू सो मच।